हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स क्लासेस पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक हल कर चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के प्रारंभ कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपसे कहा गया है, एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे। उसने उनमें से 5/7 बेच दिए। उसके बाद कितने गुलाब शेष बचे? तो मुझे बताइए, 5/7 अगर उसने बेच दिए, बेच कितने दिए? 5/7। अगर टोटल 7 थे, उसमें से 5 बेच दिए, तो मुझे बताइए कितने बचे? आप कहेंगे 2। कितने में से बचे? 7 में से। जो बचा हुआ हिस्सा अब होगा उसके पास, वो कितना होगा? 2/7 होगा। किसका? तो आप कहेंगे 133 का। और 133 का 2/7 निकालेंगे तो 7 से ये कैंसिल करेंगे। 7 एकम 7, 7 नेम 63। तो यह आ जाएगा कितना? 2 गुणा 19, और 2 गुणा 19 आप सभी जानते हैं कितना होता है? 38, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? आपसे कहा गया है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लगाना है। तो इससे पहले भी आप सार्थक क्रम कई प्रैक्टिस सेटों में पढ़ चुके हैं। सार्थक क्रम में कौन सा काम पहले आएगा, फिर दूसरे क्रम पर कौन आएगा, फिर तीसरे क्रम पर कौन आएगा, इस तरह से आपको इन्हें सेट करना है। कौन कौन सा शब्द है? पहला शब्द है बालक, दूसरा शब्द है व्यवसाय, तीसरा शब्द है विवाह, चौथा है शिशु, और पांचवा शब्द है शिक्षा। आप सभी जानते हैं इनका जो क्रम बनाएंगे तो हम सबसे पहले किसे लेंगे? शिशु। यानी एक शिशु होगा और शिशु से फिर वो क्या बनेगा? आप सभी जानते हैं, फिर वो बालक बनेगा, और बालक बनेगा तो वो क्या करेगा? फिर शिक्षा ग्रहण करेगा, और शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो कोई व्यवसाय करेगा, और व्यवसाय के बाद में क्या करेगा? विवाह करेगा। तो ऐसा कोई भी आपका ऑप्शन बन जाएगा। सबसे पहले आएगा बच्चा होगा, शिशु होगा, और शिशु इसका मतलब ऑप्शन 4 से स्टार्ट होना चाहिए। वैसे तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, 4 से स्टार्ट एक ही ऑप्शन हो रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। शिशु के बाद में बालक बनेगा, अर्थात वो ऑप्शन नंबर 1 फिर आएगा यहाँ पर। उसके बाद में है 5, क्यों? क्योंकि शिक्षा ग्रहण करेगा, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यवसाय करेगा, और व्यवसाय करने के बाद वो क्या करेगा? विवाह। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं उनका एक क्रम बताता है, किस तरह से एक व्यक्ति का विकास होता है, वो आगे की कार्यों को करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर ए। बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न पर। 3 में कहा है, यदि स्टोव का कोड इवोट्स है और कैंडल का कोड ये लिखा गया है, तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्टोव को क्या लिखा गया है? इवोट्स। मुझे बताइए, जितने STOVE जो लेटर यहाँ पर आए हैं वही लेटर इस शब्द में आए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो लेटर बना होगा सेकंड वाला, वो इन्हीं लेटरों से बना है, थोड़ा आगे पीछे करके। तो देखा जाए तो एस यहाँ पर पहले स्थान पर था, जबकि यहाँ पर पीछे से पहले स्थान पर है, यानी उल्टे क्रम में। टी इधर से दूसरे पर था, इधर से यहाँ पर क्या है? राइट से दूसरा है। इसका मतलब ये पूरा ही शब्द आपको देखेंगे तो यहाँ पर पलटा हुआ मिल जाएगा, उल्टा कर दिया है। ऐसा ही क्या कैंडल में भी रूल लगता है? आप चेक करेंगे तो कैंडल को भी ऐसा ही कर दिया है, स्टार्टिंग की जगह इसे पीछे से लिख दिया गया है। तो हमारा रिपोर्ट का निकालेंगे तो हम भी पलट के लिख देंगे, अर्थात पहले लिखेंगे टी, और टी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है जो है ऑप्शन डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 अभी तक का बिल्कुल अलग सवाल है, क्योंकि इसमें पूछा गया है, यदि भाग गुणा के लिए, गुणा माइनस के लिए, और माइनस प्लस के लिए, और प्लस भाग के लिए, तो इसका आपको बताना है बराबर में क्या आएगा। जबकि यहाँ पर एक बात और कंडीशन लागू की गई है कि बॉडमास के नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के अनुसार हल कीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, ना कि बॉडमास का रूल ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम जो भी साइन चेंज करना है उन्हें चेंज कर लेते हैं। तो आपसे कहा गया है 48, और 48 के बाद में प्लस है, लेकिन ये प्लस को क्या कहता है? प्लस को कहता है ये डिवाइड। तो प्लस की जगह पर डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर माइनस, जबकि ये माइनस के लिए क्या कहता है? माइनस के लिए है माइनस, माइनस के लिए क्या है? अच्छा, यहाँ पर भाग के लिए, सॉरी, यदि भाग गुणा के लिए है, और गुणा माइनस के लिए है, और माइनस
प्लस के लिए। तो माइनस किसके लिए आया? प्लस के लिए। तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या लगाएंगे? +12 हो जाएगा। फिर भाग के लिए क्या आया है? देख लीजिए, भाग गुणा के लिए आया। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा क्या करना है आपको? भाग के स्थान पर गुणा कर देने हैं। फिर आया प्लस, और प्लस भाग के लिए, यानी जहाँ पर प्लस लिखा है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? भाग लिखेंगे। फिर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है वॉडमास रूल आपको नहीं लगाना है, क्रम का ध्यान रखना है। क्रम का मतलब आपको इधर को बढ़ते हुए क्रम में इन्हें हल करना है। तो हल करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 6 से भाग करेंगे, क्योंकि पहला चिन्ह पड़ता है भाग। क्रम का ध्यान रखना है, तो पहला चिन्ह भाग है, भाग करेंगे। 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 8। उसके बाद में +12 गुणा 2, भाग कितना है? 10 है। भाग कितना है? 10। अब फिर से दूसरा चिन्ह हल करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और ये जोड़ बन जाएगा 20। फिर यहाँ पर गुणा कितना बचेगा? 2। तो 20 दूनी 40 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20 दूनी 40 और 40। फिर अगला चिन्ह कौन सा बचेगा? भाग। तो भाग कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 4 आ जाएगा, जो कि कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है बॉडमास रूल नहीं लगाना था हमको, केवल और केवल क्रम में हल करना था। तो सबसे पहले मैंने भाग किया, भाग के बाद में प्लस किया, प्लस के बाद में गुणा किया, गुणा के बाद में भाग कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 5 में आपको लुप्त पद ज्ञात करना है, लुप्त पद भरना है। तो ध्यान से देखिए, 0.15 है, उसके बाद 0.3 है, उसके बाद यहाँ पर लुप्त पद है, उसके बाद में 1.2 है और 2.4 है। ध्यान से देखिए इस सीरीज को कैसे पकड़ा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डबल है। ऐसे ही मुझे ये भी 15 से ये 30 नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको पता है अगर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, तो मुझे लगता है इसका ही डबल यहाँ पर रहा होगा। तो 0.3 का अगर डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। यही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? अगर 0.6 यहाँ पर रखेंगे तो इसका डबल आपको यहाँ मिल जाएगा और इसका डबल यहाँ मिल जाएगा, अर्थात ये डबल के रूप में सीरीज बन जाएगी, यानी हर अगला पद क्या होगा? पिछले पद का 2 गुना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। प्रश्न नंबर 7 में भी आपको लुप्त पद भरना है। यहाँ पर कहा है VCD DVC EFG, फिर यहाँ पर भरना है फिर HIC। तो ध्यान से देखिए, इस लेटर को देखेंगे तो V, फिर C, फिर D, और इसलिए इस शब्द को देखेंगे तो DVC, यानी कुल मिला के मुझे लगता है, क्या लगता है कि जो D है उठाकर पहले रख दिया है। D है वो उठाकर कहाँ रख दिया? पहले, और बाकी दोनों शब्द ऐसे ही लिख दिए एज इट इज। तो ऐसा ही यहाँ पर देखेंगे, आपको क्या कर देना है? जी उठाकर पहले रख देना है, और EF से पहले जी रखेंगे तो ये बन जाएगा GEF, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 7 में आपको विषम शब्द छांटना है। कौन सा शब्द विषम है? कौन सी संख्या विषम है? तो यहाँ पर देखेंगे 22 है, 12 है, 18 है, 15। 22, 12, 18, 15 आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या नज़र आएगा आपको? एक तो ये आधार नज़र आएगा कि यहाँ पर ये संख्या कैसी है? विषम। इस आधार पर भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक आधार मुझे और नज़र आता है। वो आधार क्या है? देखिए, 15 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 22 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हालांकि इसका राइट आंसर जो लिया गया है वो कौन सा लिया है? ऑप्शन नंबर ए। आप इस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? विषम के आधार पर, क्योंकि तीनों संख्याएं सम है, जबकि ये कैसी है? विषम। लेकिन यहाँ पर जो आंसर लिया गया है वो कौन सा लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए। किस आधार पर लिया गया है? तो ये तीनों ही संख्याएं 3 से डिवाइड होती हैं, बाकी ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए। अगले की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है? तो आपको दिया है SMS स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर और पत्र। अगर इससे पहले आपने प्रैक्टिस सेट मेरे साथ में हल किए होंगे तो ये प्रश्न एक बार पहले भी आ चुका है। बात करें स्पीड पोस्ट की, बात करें पत्र की, बात करें मनी ऑर्डर की, तो ये तीनों डाक घर से संबंधित हैं, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हैं, जबकि SMS जो है वो किससे संबंधित है? मोबाइल से संबंधित। तो अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पर। दिया है RNJG UQ
एन जे। तो यहाँ पर देखिए कुछ रिलेशन आप जानते हैं, आर 18 नंबर पे आता है और एन कितने पे आता है, 14 नंबर पर। तो 14 और 18 का अंतर कितना होगा, 4 का अंतर है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 10 पर आता है, ये 7 पर, कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ पर आप देख लेंगे तो यहाँ पर ये आता है 21 पर, ये आता है 17 पर, कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ भी 4 का था, यहाँ भी 4 का है। यहाँ पर कितने का था, 3 का। और यहाँ पर भी कितने का है, 14 आता है, 14 पर आता है एन, 10 पर आता है जे। यहाँ पर भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, जबकि यहाँ पर 3 का। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे आपसे कहा गया है, नीचे दिए गए, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर लाइन देखनी है, प्रयोग करके ना बनाया जा सके। इसका मतलब ऐसा शब्द ढूंढना है जो इस शब्द के अक्षरों से ना बनाया जा सके। तो ध्यान से देखिएगा, पहले शब्द की बात करें तो इसमें आर आएगा, ई आएगा, आर ई इसमें आ रहा है, पी आएगा, पी भी आ रहा है, ई भी फिर से आ रहा है, और एन आ रहा है, इसमें टी भी आ रहा है। आगे बात करेंगे डी की। देखिए इस शब्द में 2 बार डी आ रहा है, 2 बार ई तो पहले ही हम चेक कर चुके, आ ही रहा था, पी उसमें आ ही रहा था, एन उसमें आ ही रहा था। तो इसका मतलब ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। इस शब्द की बात कर लेते हैं, इसमें देखिए ई कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे 3 बार ई आ रहा है, जबकि पी पहले ही से आ रहा था, और डी इसमें आ रहा था, एन भी इसमें आ रहा था। लेकिन यहाँ पर बात कर लेंगे आर की, आर इसमें है, और आर कितनी बार आया, 2 बार आया। तो मुझे बताइए इसमें आर कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, जबकि इस शब्द में आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 1 बार शब्द में दिया है तो दूसरी बार कहाँ से लाएंगे, अर्थात यही नहीं बना पाओगे आप। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपका किसका है, सीटिंग अरेंजमेंट का है। आपको यहाँ पर बिठाने हैं, कितने मित्र बिठाना है, तो आपको 5 मित्र बिठाना है एक पंक्ति में। किसमें, एक पंक्ति में 5 मित्र बिठाना है, जिनका मुंह किधर है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें मोहन, बबलू और राजू के बीच में है। अब जो मोहन है वो बीच में है, किसके में, तो आप कहेंगे बबलू और राजू। बबलू और किसके बीच में है, राजू के बीच में। लेकिन ये देखिए इन दोनों की स्थिति आपस में बदल सकती है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर हो सकता है, लेकिन मोहन बीच में है। तो ये कंडीशन अभी कैसी है, ये ठोस कंडीशन नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। लेकिन आगे देखते हैं, कोई मजबूत कंडीशन मिल जाएगी तो हम उसे लिख लेंगे। आगे आपसे कहा इसमें बीच में है, और कहा आपसे, और राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। अगर मुझे बताइए इस तरह से 5 व्यक्ति बैठे हैं दक्षिण की ओर मुख करके, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं इधर इनका क्या होगा, राइट होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा इनका लेफ्ट, और इधर इनका क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पर कहा आपसे, और राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। तो राजू है वो परवीन के ठीक दाईं ओर। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी कौन बैठा है, राजू मैंने मान लिया यहाँ पर बैठा है, तो परवीन कहाँ होगा, परवीन यहाँ पर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल राइट बात है, राजू यहाँ मान लिया तो परवीन कहाँ हो जाएगा, यहाँ, क्योंकि राजू के दाएं ओर कौन है, परवीन है, तो ठीक बिठाल दिया। और इसी तरह अमित बबलू के दाईं ओर है। अब जो अमित है वो बबलू के किधर है, दाईं ओर। तो अमित है वो किधर है, तो आपसे कहा है बबलू के दाईं ओर। अब बबलू के दाईं ओर अगर अमित है तो अमित इधर हो जाएगा और बबलू इधर हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पर एक बात और कही गई थी, बात क्या थी, आपसे कहा गया था कि राजू और बबलू के बीच में कौन है, राजू और बबलू के बीच में कौन है, तो आपसे कहा गया था कौन है, तो इसका नाम दिया था मोहन। अब मुझे बताइए यहाँ पर राजू और यहाँ पर कौन है, परवीन। अब ये एग्जैक्ट अगर राइट में है तो मुझे बताइए यहाँ पर बीच में कौन नहीं बैठ सकता, आप कहेंगे मोहन नहीं बैठ सकता। तो राजू और परवीन के बीच में मोहन कब बैठेगा, जब बबलू है वो इधर आ जाए, बबलू है वो इधर आ जाए। तो बबलू इधर आ जाएगा तो राजू यहाँ पर बैठा है, तो मोहन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जबकि आपसे यहाँ पर एक कंडीशन और कही गई है कि जो बबलू है वो अमित है वो बबलू से किधर है, इधर है। तो बबलू से इधर कौन आ जाएगा, अमित। तो इसे हटा देंगे तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, अमित आ जाएगा। आपसे क्या कहा था बोलिएगा एक बार, तो आपसे कहा था तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, दायां इधर है और दायां इधर है, तो ये कौन है, आप कहेंगे परवीन है। दायां इधर है तो आंसर हो जाएगा इसका परवीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दाईं ओर कौन बैठा है, परवीन बैठा है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
अगला प्रश्न 12 नंबर फिर से लुप्त संख्या का प्रश्न पूछा गया है और लुप्त संख्या यहाँ पर आपको भरना है। क्या आएगा देखिए, सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। 5 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर कितना है 34। हमेशा आपको सीरीज वो पकड़नी है जिसमें एक संख्या बड़ी हो। तो इस तरह से जाएंगे तो आपको ये वाली संख्या बड़ी मिल जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 5, 6 और 4 से 34 कैसे आया होगा। तो ध्यान से देखिए, सिंपली हम इतना सोच सकते हैं कि 5 और 6 की गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में अगर 4 जोड़ दे तो 34 आ जाएगा। इतना आप सोच सकते थे। ऐसे ही 4 की 7 से गुणा कर दें, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 28 में 2 जोड़ दें तो 30 हो जाएगा। इसका मतलब यही रूल है कि पहले वाले 2 नंबर की गुणा फिर ये अगला जोड़ देना है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं। 8 या 24, 24 में यहाँ वाला नंबर जोड़ने के बाद कितना मिला है आपको 30 मिला है। रूल यही था, इन दोनों नंबर की गुणा प्लस ये बराबर ये आती है संख्या। तो 8 या 24 हो जाएगा। बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रहा होगा जिससे 24 में जोड़ने पर 30 हो गया हो। तो आप कहेंगे 6 रहा होगा। क्यों? 8 या 24 और 6 30, अर्थात 30 जब ही बनेगा जब प्रश्नवाचक चिन्ह कितना रहेगा। तो आप कहेंगे 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है, नीचे दी गई आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। आपको बताना है इस आकृति से कौन सी आकृति बन सकती है। अब देख लीजिए, यहाँ पर देखें, इस आकृति के टुकड़े करें तो कितने हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। जबकि इसमें कितने टुकड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सबसे पहले यहाँ से आपने समझा कि आकृति वह आंसर होगी जिसमें 8 टुकड़ों की आवश्यकता होगी, जबकि इसमें 6 टुकड़ों की आवश्यकता है। इसमें बात कर लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें कितने टुकड़ों की आवश्यकता है 8 की। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब एक बार और देख लेते हैं कहीं 8 की आवश्यकता है क्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी 8 टुकड़े लगे हैं, यहाँ पर भी 8 टुकड़े। लेकिन अब रख के देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक जो आकृति है वो कैसा है, प्रत्येक आकृति एक चतुर्भुज है। प्रत्येक आकृति कैसा है, एक चतुर्भुज है ये। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं भी चतुर्भुज नहीं दिया गया, तो आप ये चतुर्भुज कैसे बनाएंगे। जबकि यहाँ पर जो आकृतियाँ दी गई हैं वो कैसा है, पंचभुज हैं। कितनी कैसी आकृतियां हैं 1, 2, 3, 4, 5। जो बड़ी आकृतियां हैं वो पंचभुज के रूप में है। तो पंचभुज कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। तो ये दोनों पंचभुज यहाँ पर आ जाएंगे। ये छोटे छोटे भाग कोनों पर आ जाएंगे और जो 2 भाग हैं ये कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ। तो आकृति बन जाएगी ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी है। तो छुपी ही आकृति आपको ढूंढना है, कौन सी आकृति में छुपी है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगी। तो कहाँ मिल जाएगी, उम्मीद करते हैं आपने सोच लिया होगा, समझ लिया होगा। तो ये आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे अगर ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको ये नज़र आ जाएगी। कहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आएंगे। तो इस तरह से ऊपर जैसे ये आ रहे हैं इसी तरह से तिरछे इधर को चले आएंगे। उसके बाद में ये आकृति इधर घूमी है तो ये भी कहाँ घूमी है, यहाँ पर घूमी है। उसके बाद में ये इधर है तो आप देखेंगे तो ये इधर है। इसका मतलब ये आपको कहाँ मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी में। आप समझ गए होंगे। बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 में है, निम्नलिखित चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति दूध, बकरी, गाय और मुर्गी के बीच सही संबंध को दर्शाती है। तो इसके जो आंसर मिलेंगे वो थोड़े से आपको ऊपर मिल जाएंगे। ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से यहाँ पर जानवर या फिर जो भी लिए गए हैं वो है दूध, बकरी, गाय और मुर्गी। आपको जो रिलेशन ढूंढना है वह ढूंढना है दूध, बकरी, गाय और मुर्गी में। अब मुझे बताइए यहाँ पर रिलेशन कैसे निकालेंगे। क्या कभी दूध बकरी हो सकता है, आप कहेंगे नहीं। क्या कभी दूध गाय हो सकता है, आप कहेंगे नहीं। क्या दूध कभी मुर्गी हो सकता है, नहीं। इसका मतलब जो दूध होगा वो इन सभी से अलग होगा और दूध सबसे अलग होगा। तो यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर भी। जबकि इसका ऑप्शन हमारा जो वी होगा वो बिल्कुल भी कैसा होगा, गलत होगा। तो अब ऑप्शन 3 बचे हैं, उनमें देख लेते हैं। मुझे बताइए जो बकरी है वो क्या कभी गाय हो सकती है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। कभी भी बकरी है वो गाय नहीं हो सकती। अब मैं आपसे पूछ लूँ मुर्गी, क्या कभी भी जो मुर्गी है वो गाय हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या कभी भी मुर्गी बकरी हो सकती है, आप कहेंगे नहीं हो सकती।
तो यहाँ पर फिर रिलेशन क्या निकलेगा, समझिएगा ज़रा इससे ध्यान से। अब आपने देखा जिस आधार पर हम अगर दूध को अलग कर देंगे और फिर बकरी और मुर्गी में देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हमें करना क्या पड़ेगा, जो बकरी और गाय हैं वो दोनों दूध देती हैं, तो दूध देती हैं इसलिए दोनों दुधारू के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऊपर हो जाएगा दूध और अंदर हो जाएंगी गाय और बकरी। लेकिन गाय और बकरी, कोई गाय बकरी नहीं होती, कोई बकरी गाय नहीं, तो इसलिए अलग अलग रहेंगी। और जो मुर्गी है वो ना तो दूध देती है, ना गाय है, ना बकरी, इसलिए वो सबसे अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा, सही बन जाएगा फिर सी। हालांकि वैसे सी है वो पूरी तरह से राइट नहीं है, लेकिन दुधारू के आधार पर फिर इसे हम रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका मिरर इमेज का है और यहाँ पर आपको मिरर इमेज बनानी है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं मिरर इमेज में जो पास होता है मिरर के वो पास ही रहता है, दूर होता है वो दूर रहता है। लेकिन इसमें जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है। तो ये आकृति अभी मिरर के पास है, तो ये आकृति मिरर के पास इधर कहीं आ जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल सही, लेकिन राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये पलटेगा नहीं। तो होना क्या चाहिए, जो भी इधर सर्कल आएगा उसका क्या है, ये ऊपर वाला आधा भाग कटा होगा और वो कैसा होगा, ब्लैंक होगा, यानी उस पर कोई भी डार्क नहीं होगा, और जबकि नीचे का भाग इस तरह से छायांकित होगा। तो ऐसी आकृति कौन कौन सी में है, तो आप देखेंगे ऐसा केवल और केवल एक आकृति में हो रहा है, जिसका ऊपर भाग कैसा है, ऊपर भाग छायांकित नहीं है, नीचे का भाग छायांकित है, तो ये ऐसी आकृति एक ही है। बाकी सब में आप देखेंगे तो इसमें ऊपर की आकृति छायांकित है, ऊपर की आकृति छायांकित, ऊपर की आकृति छायांकित। इस आधार पर ये तीनों ही ऑप्शन हट जाएंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप कुछ ही सेकंडों में पकड़ चुके होंगे इस प्रश्न को। अब अगला समझ लेते हैं प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पर आपको आकृति पूर्ण करना है। अब आकृति पूर्ण करना है तो देख लीजिए कौन सी आकृति इसे पूर्ण कर देगी। सबसे पहले तो ध्यान से देखेंगे तो कोने पर आपको क्या मिलना चाहिए, एक वर्ग मिलना चाहिए। यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, तो इसका मतलब इस कोने पर भी आपको वर्ग होना ही चाहिए। और वर्ग इस कोने पर आपको नीचे वाले साइड से इधर आपको कहाँ मिलेगा, इस आकृति में मिलता है, इसमें मिलता है, इसमें भी मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता, तो ये आंसर तो हमारा हट जाएगा। अब बात करें इस आकृति की, तो देखिए इस आकृति में जितने भी वर्ग हैं उनके बीच से कोई भी लाइन नहीं जाती है, जबकि इस आकृति में ये वाली लाइन बीच से जाती है, तो ऑप्शन ये भी हमारा हट जाएगा। तो ए हट चुका, डी हट चुका, अब बचे कौन से हैं, बी और सी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, ये जो आकृति है यहाँ से जो इसके किनारे से जो लाइनें आई हैं उनके बीच में कोई भी लाइन नहीं है, केवल दो लाइनें हैं, जबकि इस आकृति में एक बीच में और लाइन खींच दी, इसलिए ये भी हट जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 जब देखेंगे तो यहाँ पर एक अजीब ही आपको श्रृंखला देखने को मिलेगी। इस श्रृंखला में आप कोई भी रूल लगाएंगे आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे रूल लग कौन सा रहा है, तो आप बराबर अगर इन्हें कैसे भी किसी भी रूल से बराबर करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो इस बराबर को आप बराबर मत मानिए, इसे आप कॉमा मान लीजिए। क्या मान लीजिए, कॉमा। हर जगह जितने भी बराबर लगे हैं उन्हें कॉमा मान लीजिए। और जब इन्हें कॉमा मान लेंगे तो ये आपके पास दो सीरीज बन जाएंगी। कौन सी सीरीज बन जाएंगी, दो सीरीज बन जाएंगी। कैसे, पहली सीरीज में पहले स्थान पर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 आया। तो आगे देखेंगे 3 है, 3 से 0 है, 0 से 3 हो गया, 3 से 6 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 से 12, यानी 0 से 3, 3 का अंतर, फिर से 3 का अंतर, फिर से 3 का अंतर, दूसरे स्थान में फिर से दूसरे संख्या में 3 का अंतर। तो अगली बार भी कितने का, 3 का अंतर, 12 में 3 जोड़ेंगे, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया है डी में। सवाल नंबर 19 में यदि आप देखेंगे तो इसमें कहा है कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, और कथन जो है वो एक साथ में 2 दे दिए गए हैं। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख लिए जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्या हैं, विद्यार्थी, यानी स्टूडेंट के अंतर्गत आ जाएंगे, विद्यार्थी के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद में क्या कहा, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। अब जितने भी विद्यार्थी हैं ये सब के सब क्या हैं, तो आपसे कहा गया है खिलाड़ी, तो आपके पास ये आकृति बन जाएगी। अब देख लेते हैं इसके निष्कर्ष क्या होंगे।
अगर यहाँ पर अब निष्कर्ष की बात की जाए तो पहला निष्कर्ष के बारे में कहा है सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। तो सभी क्रिकेट खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं वो कौन है? विद्यार्थी। जबकि ध्यान से देखिए यहाँ पर वैसे तो क्रिकेट शब्द आया, जबकि यहाँ पर क्रिकेट का कोई जिक्र ही नहीं आया। लेकिन हम आंसर देख लेते हैं एक बार। क्रिकेट खिलाड़ी यानी खिलाड़ी को ही क्रिकेट खिलाड़ी मान लें तो यहाँ पर कहा सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं होगा। यानी बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो सभी का रिलेशन नहीं निकलता, इसलिए हमारा पहला क्या हो जाएगा? गलत। अगर यहाँ पर ये कहा होता कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं तो आंसर सही हो जाता। लेकिन बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो सभी का ना निकलकर कुछ का रिलेशन सही होता है, इसलिए यहाँ पर सही का कहा तो गलत हो गया। दूसरा क्या कहता है? सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। अब जितने भी बच्चे हैं वो सभी खिलाड़ी के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। बाहर अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं तो सभी का रिलेशन निकलता है, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। हाँ, जितने भी बच्चे हैं वो कौन से सर्कल में हैं? खिलाड़ी वाले सर्कल में। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कथन नंबर सेकंड। और कथन सेकंड केवल कौन से में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, केवल निष्कर्ष सेकंड इसका निकलता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।